टी। हाँ हो गया स्टार्ट। तो मेरे कहने पे करना था ना यार। अच्छा ठीक है चलो। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। अच्छा जी, एक टॉपिक कराता हूँ एथिक्स। ये आईएएस नहीं है कोई है? हाँ हाँ, आई स्टैंड ख़त्म। ये एथिक्स कोई आईएएस नहीं है, ये आई कैप ने इशू किया हुआ है। इनका कहना यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अच्छा होना चाहिए। अब वो अच्छा कैसा होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कुछ क्वालिटीज़ बताई हुई हैं, किताबी बातें हैं लेकिन बहरहाल हैं। तो इस पे जो है ना वो कोई 7-8 नंबर का सवाल आ सकता है। लास्ट टाइम आ गया था 8 नंबर का वैसे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अब नहीं आएगा। हैं ईजी तो है, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो फिर, और है थ्योरेटिकल, बल्कि कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन बड़ा आसान कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर तो आप इसको कर लेते हैं और 7-8 नंबर का सवाल आ जाता है तो ये अच्छा है। हैं जी, बस किधर गया? मैंने वो एक ना, पता नहीं इस क्लास में बांटा था कि नहीं बांटा था, वो ग्रिड शायद सॉफ्ट कॉपी दी हो। हाँ, तो उसमें आखिरी ग्रिड के अंदर ये एक टॉपिक है एथिक्स। पहले इसका ना सेपरेट ग्रिड रखा हुआ था आई कैप ने, तो हर अटेम्प्ट में इसका सवाल आता था कोई 3-4 साल पहले, 3-4 अटेम्प्ट पहले। उसके बाद उसको एक बड़े ग्रिड में शामिल कर दिया, तो कंफर्म नहीं है कि सवाल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो 7-8 नंबर तक का सवाल है। या तो 1-2 एमसीक्यूज आ जाएंगे या 7-8 नंबर का सवाल आ जाएगा, या तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या फिर 2-3 एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये है इस चैप्टर की औकात है, या फिर कुछ भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हो सकता है, नहीं न्यूमेरिकल नहीं है इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल ही है। एथिक्स में न्यूमेरिकल क्या होगा? एथिक्स में उन्होंने अच्छाइयां बतानी, तो न्यूमेरिकल क्या होगा? इसमें है 3 चीजें, एथिक्स के अंदर 3 चीजें हैं। इसमें जो टॉपिक्स हैं एथिक्स के अंदर, जो आपके सिलेबस की चीज़ें हैं, उसमें एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट में अच्छाइयाँ क्या क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, और वो अच्छाइयाँ क्यों नहीं हो पाएंगी, क्या टेंशन है उनको,
थ्रेट्स। और अब जिसको ये थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं वो क्या करे? सेफगार्ड्स कह लें इसको ये कह लें कि इसके पास सॉल्यूशन क्या है? ये 3 चीज़ें हैं। और एक नॉर्मल सवाल के अंदर 7, 8, 6 नंबर का सवाल, ये तीनों बातें पूछी होती हैं। ये मैंने ना किया ये हुआ है कि जो सिलेबस का हिस्सा है उसको समेट के कुछ 4 पेजेस पे समेटा हुआ है, और ये आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन वालों के कोर्स में रखी थी और आप लोगों को ग्रुप में शेयर कराई थी। हैं ये 26 के 27 इसमें ये अपडेटेड नहीं था। ये 2019 में चेंज हुआ था तो वो इसके अंदर अपडेटेड नहीं डला हुआ। आदों का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हुआ, लेकिन मैंने आपको ये 2019 में कोड ऑफ एथिक्स चेंज हुआ था तो वो मैंने वो दिया आपको। कोई ऐसा खास चेंज नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा स्टाइल चेंज हुआ था लिखने का। पॉइंट्स वही हैं लेकिन थोड़ा सा स्टाइल चेंज हुआ था लिखने का। दिखाना। हाँ जी, मेन चीज़ें वही हैं लेकिन थोड़ा सा ना लिखने का स्टाइल चेंज हुआ था। वैसे तो जो चेंज हुई थी वो आपके सिलेबस वाली चीज़ नहीं थी, तो इसलिए बेशक आप ये जो बुक में है वही देख लेना, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल चेंज हुआ था तो मैंने वो चेंज वाला दिया आपको। जो आपको नोट्स दिए उनमें से कर लो ना। अच्छा, करने हैं आपने याद, और ये इतने सिंपल से हैं कि ये आप खुद भी रीड कर लेना तो ये आपको खुद ही समझ आएंगे हैं। लेकिन इनमें जो टेक्निकलिटी है बस वो बता देता हूँ और कीवर्ड्स बता देता हूँ, फिर 1-2 सवालों की प्रैक्टिस करा देता हूँ, बस ये इतना ही है। ठीक है। अच्छा उस्मान, इसमें कहाँ मसला आ रहा है अगर मैं हटा दूं तो? है नहीं, कुछ नहीं पढ़ा जा रहा। असल में इसमें ना लाइट का शेड पड़ा होता है, वो पूछ रहा हूँ मैं वो कहाँ पड़ रहा है, मैं उससे नीचे नीचे रह लूँ। नीचे ठीक आ रहा। हाँ अच्छा, पढ़ेंगे तो आप अपने नोट्स में से ही, यहाँ पे मैंने आपको ना सिर्फ कुछ कीवर्ड्स बताने, वो आप चाहे रजिस्टर पे लिख लेना। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं 5, यानी ये 5 अच्छाइयाँ हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में होनी चाहिए। और जो लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, तो वो जो ऑडिट पढ़ रहे हैं ना उसमें भी यही चीज़ें हैं, लेकिन वो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि FAR 2 में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर के अलावा क्या हो सकता है? टीचर हो सकता है। और
टैक्स कंसल्टेंट हो सकता है, और अकाउंटेंट हो सकता है, और कंसल्टेंट हो सकता है, मतलब मुख्तलिफ तरह की सीए फर्म्स, एम्प्लॉई हो सकता है, कहीं पर फाइनेंस का काम देख रहा होगा, है अनएम्प्लॉयड हो सकता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अदर देन ऑडिटर FAR 2 में है, और ऑडिट में ऑडिटर वाला है। तो एक अच्छे सुंदर सुशील सुघड़ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर ये 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। अब ये 5 क्वालिटीज क्या हैं, इनमें ना मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा। वैसे तो आप ये 5 हैं, आगे इनकी तफसील भी है, लेकिन आप रट्टा लगाना जो है ना वो इन 5 को कर लें। ये वाला पोर्शन रट्टा लगा लें। फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टार्ट में, नोट्स के स्टार्ट में ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए ABCDE, इनके नाम और ये जो एक एक लाइन 2-2 लाइनें हैं इनको रट्टा लगा लें, क्योंकि आपको ना जो क्वेश्चन होगा शुरू में, आज से कुछ 6-7 साल पहले एक सवाल आया था कि लिस्ट डाउन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, डिस्कस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, सिर्फ ये छापना था। अब इस तरह का सवाल नहीं आता है, लेकिन इसको रट्टा लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि MCQs में हेल्प होगी, और दूसरा जब मैं इसके सवाल बताऊंगा पास्ट पेपर्स के, नहीं ये मुझे लगता है पानी ऊपर छत से गिर रह गई, तो पता नहीं क्या बोल रहा था। हाँ, ये 5 पॉइंट्स आपने नाम भी याद करने हैं। ये थोड़ी सी जो अंग्रेजी है इसको रट्टा लगाना है, क्योंकि जो अभी मैं आपको सवाल बताऊंगा उसमें ये अंग्रेजी छापनी भी होती है। तो एक तो आपने ये जो हेडिंग 1 के नीचे 5 पॉइंट्स हैं इनको रट्टा लगाना है। अच्छा, ये चीज़ें ज़बानी नहीं याद रहेंगी आपको। मैंने जो नोट्स दिए हैं उसके शुरू में हेडिंग 1 ये ABCDE ये आपने करने हैं याद। अच्छा, जो पैक की बुक में है वो भी सही है, लेकिन 2019 में कोड ऑफ एथिक्स हुए थे रिवाइज, और उनमें जो चेंजेस हुई थी, आपके सिलेबस वाला वो पोर्शन नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस वाला पोर्शन जो है ना उसको लिखने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज हुआ था, तो मैंने वो फिर स्टाइल जो चेंज हुआ था वो वाले नोट्स दिए आपको, इसलिए मैं वहीं से बता रहा हूँ। सामने भी वही फाइल खोली हुई है, ये आपके ग्रुप में शेयर किए थे मैंने, और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इनके कोर्स में रखे हुए हैं। ये 5 क्वालिटीज हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में होनी चाहिए। इनमें अगर आप ये कीवर्ड्स याद कर लेंगे ना तो आपको इनको याद करने में आसानी होगी। अब वो कीवर्ड्स क्या हैं? इंटेग्रिटी में आप ये याद कर ले, ऑनेस्ट, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को सच्चा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि होना चाहिए, इन सारी डिस्कशन में होना चाहिए। तो इंटेग्रिटी का मतलब है कि सच्चा, ईमानदार, सच्चा, ऑनेस्ट, सच्चा, ईमानदार। अच्छा, किसमें ईमानदार? जो उसके बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशंस हैं। अगर वो एम्प्लॉई है तो सच्चा ईमानदार एम्प्लॉई होना चाहिए। अगर वो टैक्स कंसल्टेंसी दे रहा है तो सच्चा ईमानदार इंसान होना चाहिए। अगर वैसे बिजनेस कर रहा है तो सच्चा ईमानदार बिजनेसमैन होना चाहिए। तो इंटेग्रिटी का मतलब है कि ईमानदार होना चाहिए। आपने ना इंटेग्रिटी की ये पूरी अंग्रेजी करनी है याद, लेकिन मैं कीवर्ड इसलिए बता रहा हूं कि उससे याद रखना आसान हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मकसद। तो इंसान अगर अपने मकसद से हटे तो क्यों हटेगा? कोई भी स्टूडेंट हैं आप, हैं, फ्रॉड करेगा? नहीं, मैं शायद सही सवाल नहीं पूछ सका। कोई भी मकसद है इंसान, उससे क्यों हट रहा होगा? हैं, कोई और चीज अट्रैक्टिव लगेगी। कमाल कर दिया, जबरदस्त। कोई और चीज अट्रैक्टिव लगेगी इसलिए मकसद से हट जाएंगे। तो वो जो कोई और चीज हाँ ना, ऐसे ही है। तो वो जो कोई और चीज अट्रैक्टिव लगना है वो कोई चीज भी हो सकती है, कोई और नियत भी हो सकती है, कोई और फायदे भी हो सकते हैं। तो मकसद से हटना नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिविटी। कंप्रोमाइज नहीं करनी, प्रोफेशनल जजमेंट। इसमें मैंने पर्सनली जो इसको याद रखा हुआ है ना, मैं वही बता देता हूं। मैंने इसको इससे याद रखा हुआ है, बायस्ड नहीं होना। मतलब वैसे तो उसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे पर्सनली ऑब्जेक्टिविटी इससे ज्यादा याद रहता है। बायस्ड किसी तरफ झुकाव ही है ना, यानी मकसद से हट जाना। तो अनबायस्ड रहना है, नॉट टू कंप्रोमाइज बिकॉज ऑफ बायस वगैरह। तो इसलिए अनबायस्ड रहना है। अच्छा, अगर बायस्ड हो जाएगा
तो फिर वो ईमानदार भी नहीं रह जाएगा ना। तो इसलिए ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ईमानदार होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? अनबाइज्ड होना चाहिए, यानी अपने जो उसके प्रोफेशनल जजमेंट्स हैं उनको कंप्रोमाइज नहीं करना। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, इसमें 3 कीवर्ड्स हैं, अटेन एंड मेंटेन। अटेन एंड मेंटेन नॉलेज, क्या फर्क है? अटेन एंड मेंटेन, हाँ पढ़ लिया अटेन, चेंजेस को भी साथ साथ समझते रहना है मेंटेन। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने क्या किया कि एक दफा पेपर पास करते हुए आईएएस पढ़े, तो उसके बाद आईएएस चेंज हुए जा रहे हैं और उसके पास वही किताब पढ़ी है जो उसने पढ़ी थी, तो वो अपने कस्टमर्स को उन्हीं आईएएस के मुताबिक अकाउंटिंग की कंसल्टेंसी दे रहा है, तो ये गलत कर रहा है। उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज अटेन एंड मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया प्रोफेशनल कंपिटेंस का मतलब। एंड ड्यू केयर, टरखाना नहीं है, जो भी काम करना है बेस्ट एफर्ट से करना है, एक्ट डिलीजेंटली। तो प्रोफेशनल कंपिटेंस यानी नॉलेज के हिसाब से पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं। अटेन एंड मेंटेन, आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, वैसे तो खैर टीचिंग प्रोफेशन रिस्पेक्टेबल ही है, लेकिन ऐसे टीचर्स रहे हैं पास्ट में जिन्होंने खुद जो पढ़ा होता था वही पढ़ाते जाते थे। मतलब आईएएस चेंज होते जा रहे हैं, सिलेबस चेंज होता जा रहा है, लेकिन जो खुद पढ़ा था वही पढ़ाते जा रहे होते हैं। तो मेंटेन करना होता है। तो प्रोफेशनल कंपिटेंस ये है कि नॉलेज अपडेटेड हो, एंड ड्यू केयर का मतलब है कि मगरू नहीं लाना, जो भी काम करना है वो बेस्ट एफर्ट से ही करना है। तो ड्यू केयर और प्रोफेशनल कंपिटेंस होना चाहिए, चाहिए है, होना चाहिए। बार बार क्यों कह रहा हूं? होते नहीं है यार, करते नहीं है लोग। कॉन्फिडेंशियलिटी, चलो अब नहीं कहता, पापी पेट के लिए करना पड़ता है यार। कॉन्फिडेंशियलिटी, अच्छा कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है, इसकी मिसाल मैं बताता हूं डिफरेंट प्रोफेशनल से। डॉक्टर है, अगर डॉक्टर मरीजों के राज रखना छोड़ दे और उनकी जो बीमारियां हैं वो पब्लिक करना शुरू कर दे तो मसला हो जाएगा ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास बिजनेस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारा नॉलेज होता है। अगर वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर करना शुरू कर दे तो अच्छी बात नहीं है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? रासीगा, राज में रखा जाएगा नाम। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसने उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका बॉस फ्रॉड करके भाग गया, अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया और ये मार खा जा रहा, जबान नहीं खोल रहा, ये नहीं करना, बिला वजह पब्लिक में नहीं फैलाना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है, जो मतलब है वही है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसमें कीवर्ड कोई खास नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही है कि कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है उसने वो सारी इंफॉर्मेशन जो उसको मिली है। क्यों मिल गई? प्रोफेशन और बिजनेस रिलेशनशिप में, उसको नौकरी में उसके एम्प्लॉयर के बारे में कुछ पता चल रहा है तो उसने उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। और प्रोफेशनल बिहेवियर, अच्छा किसी इंसान का बिहेवियर क्या होता है? बातचीत करने का तरीका, डीलिंग। तो प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है धोखेबाज ना हो, चवल किस्म का ना हो, बद इखलाक ना हो, गंदी गंदी गालियां ना देता हो, यानी कोई ऐसे फजूल काम ना करता हो जो वैसे ही इंसानी लिहाज से फजूल लग रहे होते हैं। बुरे अखलाक वाला, धोखे देने वाला, लोगों को चोरियां बताने वाला, 2 नंबरियां बताने वाला, वो नहीं होना चाहिए। तो प्रोफेशनल बिहेवियर, इसमें कीवर्ड बिहेवियर ही है। अब उसमें 2-3 चीजें हैं, एक तो कंप्लाई विद लॉज और रेगुलेशंस, और एवॉइड एनी कंडक्ट। और वो तो खैर आगे पूरा जुमला चल रहा है, मैं कह देता हूं बुरा काम।
अवॉइड, कोई ऐसे बुरे बुरे काम ना करे जिससे प्रोफेशन की बदनामी हो, और लॉज ना तोड़े। हाँ हाँ, अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं क्या कहूँ ऐसे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये 5 खूबियां जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट में होनी चाहिए इंटेग्रिटी, मतलब इंटेग्रिटी, ईमानदारी, ऑब्जेक्टिविटी, मकसद से नहीं हटना, अनबायस्ड रहना है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, नॉलेज में अपडेटेड हो, अटेन एंड मेंटेन, और ड्यू केयर, एक्ट डिलीजेंटली, बेस्ट एफर्ट करनी है, चरखाना नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है उसको इन कॉन्फिडेंशियल रखना है, प्रोफेशनल बिहेवियर, कोई गंदे हरकतें नहीं करनी, और लॉज रेगुलेशंस को कंप्लाई विद करना है। इसके बाद जो तकरीबन 1.5 पेज है ना, ये इन्हीं को दोबारा से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने ये याद करने हैं, और इसके बाद जो 1.5 पेज है ये यहां से लेके 1.1, ये 1.2, ये इन्हीं को ना फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। इनमें से 1.5 पेज नहीं, 1 पेज ही है, इनमें से मैं आपको कुछ पॉइंट्स कह रहा हूं वो जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे इंटेग्रिटी है, ये ABCDE, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, लो हो गए याद। इनको याद करना है, इनके सामने जो अंग्रेजी लिखी है ये याद करनी है। इसके बाद जो 1 पेज है ना, ये इन्हीं की एक्सप्लेनेशन है, इनको एक दफा पढ़ना जरूर है, सितंबर से पहले पहले एक दफा पढ़ना जरूर है। 4 पेजेस हैं, आज ही पढ़ लेना। जब आप इनको पढ़ेंगे तो इन्हीं को और एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इनमें से जो कम से कम आप चलो याद रखना ही कह लें, वो आप ना ये काम जरूर याद रख लें। ये कॉन्फिडेंशियलिटी के ये पॉइंट्स ये आप याद कर लें। ये हैं क्या? ये मुख्तलिफ नसीहतें दी हुई हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करने से बचने के लिए अकाउंटेंट के लिए क्या नसीहतें हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये एथिक्स की नसीहतें हैं एक अकाउंटेंट के लिए। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है बात, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। समरी बता देता हूं। अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों यारों में डिस्कशन करते हुए जरा मोहतात रहना। होता है ना, इंसान इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहा होता है तो अपने बिजनेस के भी राज बताना शुरू कर देता है। ये पहले पॉइंट का मतलब है। दूसरे पॉइंट का मतलब है कि कंपनी के अंदर अंदर अपने कोलीग्स बैठे गिबतें कर रहे हैं। किसकी गिबतें कर रहे हैं? बॉस की गिबतें कर रहे हैं। उनको नहीं राज बताने शुरू कर देने, मोहतात रहना है। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और एम्प्लॉयर, जिस जगह जाना चाह रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको एग्जिस्टिंग बिजनेस के राज नहीं बताने शुरू कर देने। तो ये नसीहतें हैं, ये आप याद कर लें, एमसीक्यूज में काम आएंगी, इंपॉर्टेंट हैं ये बातें। प्रॉपर अथॉरिटी के बगैर इंफॉर्मेशन नहीं देनी। पर्सनल फायदा उठाने के लिए नहीं इंफॉर्मेशन को यूज करना। पर्सनल फायदा में ये हो सकता है कि अगर कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान हो रहा है अभी और उम्मीद है कि वो मिल भी जाएगा, तो ये ना हो कि उस कंपनी के खुद ही किसी और नाम से, जैसे एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो किसी और इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने वाले हैं। अभी इन्होंने ऐलान नहीं किया, बहरिया टाउन मिसाल के तौर पे। अब ये बहरिया टाउन वाला जो एम्प्लॉय है उसको पता है, ये जाके उस गांव के अंदर थोक के हिसाब से ज़मीनें खरीद लेगा। उन बेचारों को पता ही नहीं, उनसे जाके ज़मीनें खरीदेगा, फिर जब ये सोसाइटी बनाने आएंगे तो उनको फिर ये महंगी बेचेगा। तो इसलिए ना अपने फ़ायदे के लिए नहीं काम करना। और
ये सब इसी की ही मिसालें दी हुई हैं। ये कोड ऑफ एथिक्स की तरफ से नसीहतें हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी रखने से क्या मुराद है, आपको क्या करना चाहिए। तो वो जो पहले 5 पॉइंट बताए वो याद करने, ये वाले पॉइंट्स याद करने हैं। थ्योरेटिकल पूछे थे 2014 में, बस जब ये नया नया सिलेबस में आया था। उसके बाद नहीं होता थ्योरेटिकल, उसके बाद सिनेरियो बेस्ड होता है। वो आपको 1-2 सवाल कराता हूं तो पता चल जाएगा। प्रिंसिपल्स यही हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यही हैं। अब हैं थ्रेट्स, ये भी 5 हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 थ्रेट्स हैं। अच्छा, थ्रेट्स किस बात के? थ्रेट्स इस बात के कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में वो जो 5 अच्छाइयां होनी चाहिए, वो 5 अच्छाइयां नहीं अपना सकेगा। क्यों? इन मजबूरियों की वजह से। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं क्वालिटीज, और उन क्वालिटीज को अपनाने के लिए क्या मुश्किलें आ रही हैं, ये वो मुश्किलें हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं एक दुनियावी एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम मिसाल के तौर पे वो रिश्वत ले रहा है, तो उसकी वो जस्टिफिकेशन क्या देगा? क्या मजबूरी है? तनख्वाह से काम नहीं चल रहा। तो उसको ईमानदार होना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसकी अपनी घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, इसलिए वो ईमानदार नहीं हो पा रहा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं? क्वालिटीज। और वो क्वालिटीज क्यों नहीं आ सकेंगी, क्या मुश्किलें, क्या मजबूरियां हैं, वो हैं थ्रेट्स। अब ये भी हैं 5: सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। इनमें से ना मैं आपको यहां पर कीवर्ड समझाने की बजाय वैसे आपको ज़बानी बोल देता हूं, वो आप खुद लिख लेना। यानी कुछ में बातें आपको हो सकता है मिसालों की शक्ल में बता रहा हूं, कुछ में आपको खुद से कीवर्ड्स बता रहा हूं। थ्रेट्स को समझाने के लिए मैं आपको इन 5 थ्रेट्स की ना खुद से एक एक मिसाल बता देता हूं, वो लिख लें तो अच्छा है। रजिस्टर तो नजर आ रहा है ना? तो मैं तो नजर आ रहा हूं ना। सेल्फ थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बता रहा हूं। या तो हमारा कोई फायदा हो, हमें अपना कोई फायदा नजर आ रहा हो, या अपना कोई फायदा छूटता नजर आ रहा हो। दोबारा बता रहा हूं, या तो अपना कोई फायदा हासिल करने की उम्मीद लग रही हो, या कोई एग्जिस्टिंग फायदा हो वो जाता नजर आ रहा हो, और इस डर की वजह से हम ईमानदार नहीं हो पाएंगे। इसको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कहते हैं। या तो हमें कोई फायदा मिलने की उम्मीद, या कोई एग्जिस्टिंग फायदा छिनने का डर। दोनों में फर्क समझें। एक है पॉसिबल फायदा मिलने की उम्मीद, एक है जो एग्जिस्टिंग फायदा है वो छिन जाने की का डर। इस उम्मीद या इस डर को सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कहते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट। तो इस वजह से हम क्या क्या क्वालिटीज नहीं अपना पा रहे होंगे? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, और कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो सकती है। कैसे? अपने फायदे के लिए हम वो फायदे वाली इंफॉर्मेशन यूज कर लेंगे। अभी जो मिसाल दी थी मैंने जमीन वाली, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ओके, कोई फायदा मिलने की उम्मीद, फायदा मिलने की लालच, या एग्जिस्टिंग फायदा छिन जाने का डर, इन दोनों को सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कहते हैं। नहीं, वो अगला है, वो अगला है, यानी वो आगे आ रहा है। ये लिखिए बात जो ज़बानी बोली है। नहीं रहेगी याद यार, नहीं रहेगी याद। नहीं रहेगा याद, बता रहा हूं, भूल जाएगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का दूसरा ऐसा काम जो इसके पहले किए हुए काम की गलती एक्सपोज कर जाएगा, मिसाल के तौर पे टीचर की मिसाल देता हूं। अगर मैंने कोई टॉपिक, मिसाल दे रहा हूं, सही नहीं पढ़ाया,
अब अगर मैं उसी चीज का टेस्ट बनाने का भी जिम्मेदार बन गया, तो अब मैं टेस्ट बनाने के लिए किसी अच्छी किताब से अगर सवाल उठा दूंगा, वहां से टेस्ट बना दूंगा, तो मेरे इस टेस्ट बनाने में क्या रिस्क है? यार मुझे ये मिसाल अच्छी नहीं लगी। चलो कोई बात नहीं, मैंने टॉपिक नहीं सही पढ़ाया, या ये कह लें कि पुराना पढ़ा दिया है। नहीं, वो असल में आप रिलेट नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। चलो अपनी मिसाल दे देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने टॉपिक आउटडेटेड पढ़ा दिया, अब उसका टेस्ट बनाना, मॉक बनाना, वो भी मेरे जिम्मे आ गया। अब अगर मैं वो मॉक, वो टेस्ट बनाते हुए किसी और अच्छी बुक से कंसल्ट करके सवाल उठा लूं, तो इसमें रिस्क क्या है कि उस सवाल में वो चीज़ आ जाएगी जिससे स्टूडेंट्स को लगेगा भाई ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, ये तो कुछ और है, तो मैं फिर वो सवाल भी ठीक नहीं बना पाऊंगा। यानी पहले तो हो गई जो गलती हो गई, अब मैं जो दूसरा काम करने लगूंगा मैं वो भी ईमानदारी से नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो जो पहले वाली गलती छुप गई है, मेरे दूसरे काम की ईमानदारी से पहले वाली गलती एक्सपोज हो जाएगी। इसको सेल्फ रिव्यू थ्रेट कहते हैं, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई वो दूसरा काम जिससे पहले वाले काम की गलती एक्सपोज होने का खतरा हो, यह सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। प्रैक्टिकल मिसाल बताता हूं, ये भी खैर प्रैक्टिकल ही थी, लेकिन एक बिजनेस की मिसाल भी बताता हूं। एक प्राइवेट कंपनी थी, उसकी ना मैं जब आर्टिकल्स कर रहा था तो उसकी मैं बुक कीपिंग की असाइनमेंट मिली। बुक कीपिंग मतलब उसकी अकाउंटिंग करनी थी, तो वो मैंने ही की सारी। 2-3 साल की बुक्स बनानी थी, वो मैंने ही बना दी। फिर उन्होंने कहा जी ऑडिट भी आप ही कर दें, तो मेरे मैनेजर ने कहा कि सारा कुछ तो तुमने ही किया हुआ है, तो ऑडिट पे भी तुम ही चले जाओ। तो अब मैं जब ऑडिट करूं और मैं अपनी ही की हुई अकाउंटिंग में एतराज़ निकालूं, तो मेरी बेइज्जती है। तो फिर मैं ऑडिट करते हुए अपनी की हुई गलतियों में कोई एरर ही नहीं निकालूंगा। तो ये जो अब दूसरा वाला काम है, इसमें ईमानदारी नहीं हो सकेगी। क्या रिस्क है कि मेरे पिछले की भी गलती ना एक्सपोज हो जाए। इसको सेल्फ रिव्यू थ्रेट कहते हैं। ओके, जाग रहे हैं? एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेट कौन होता है? क्या करता है वो? वकील रिप्रेजेंट करता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वकालत तो खैर नहीं कर रहा होता, लेकिन मिसाल के तौर पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसके एम्प्लॉयर ने कहा जी मुझे नहीं पता, बैंक से डील करो, लोन लेके दो। अब बैंक वालों ने कहा कि हमें आप फोरकास्ट बना के दें, कैश फ्लोज बना के दें, अगले 5 साल की बैलेंस शीट बना के दिखाएं। तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के बॉस ने कहा हुआ है मुझे नहीं पता, लोन लेके दो। तो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बैंक के सामने जाके अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना है ताकि लोन लेके दे सके। तो अब इसमें रिस्क क्या है कि चूंकि उसने अपने बॉस को लोन, जो बॉस ने कहा मुझे नहीं पता, लोन लेके दो, यू हैव टू मेक इट हैपन, तो अब उस चार्टर्ड अकाउंटेंट पे प्रेशर है कि वो जिनको रिप्रेजेंट कर रहा है ही हैज टू गेट द जॉब डन। तो अब उसमें फिर वो ईमानदार नहीं रह सकेगा। इसको एडवोकेसी थ्रेट कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अपने क्लाइंट को किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो उसमें वो ईमानदार नहीं रह पाएगा क्योंकि उस पर प्रेशर होगा। लोन वाली मिसाल से बताया ये। मकसद से हट जाएगा बिल्कुल। मकसद होता है जो ऑफिशियल हो, वो ऑफिशियली उस बॉस का एम्प्लॉय नहीं है, उस बिजनेस का एम्प्लॉय है। बॉस एक इंडिविजुअल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी दुकान पे नौकरी तो नहीं करनी ना, बशीर चने वाले के पास तो नहीं नौकरी करनी ना, उसने तो एक एबीसी लिमिटेड में नौकरी करनी है। तो उसको अपनी एबीसी लिमिटेड की दी हुई जिम्मेदारी को फॉलो करना है, अपने बॉस मिस्टर एबीसी को नहीं फॉलो करना। देखो कंपनी का जो बॉस है
वो अगर ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता, इस बैंक से लोन लेके दो, हम 2 नंबरी कर लेंगे, हमें पैसे चाहिए, हमें काम चलाना है, वरना जो मेरे ऊपर बोर्ड है वो मेरी खिंचाई करेगा, तो ये तो बॉस खुद भी 2 नंबरी के रास्ते दिखा रहा है ना। तो ये कंपनी नहीं रिक्वायर कर रही, ये वो इंडिविजुअल बॉस रिक्वायर कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिविटी से हट गया। फेमिलियरिटी थ्रेट, फेमिलियरिटी, हाँ इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करते हैं, उस बिजनेस पे उसने एडवोकेसी थ्रेड पे ले लिया था, तो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करके लोन दिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा कंपनी के आईकैप भी इस पे एक्शन लेगा या नहीं? आईकैप किसी कंपनी के खिलाफ एक्शन लेगा? ये क्या? अगर उस सीए के बारे में आईकैप को रिपोर्ट होगी, उसके मिसकंडक्ट के बारे में, तो लेगा एक्शन, उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर देगा। फेमिलियरिटी थ्रेट, ये एक मिसाल से समझाता हूं। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? जो उस कंपनी, एक कंपनी का एम्प्लॉय होता है और उसने उस कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स में देखना होता है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कोई फ्रॉड हो जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है उसने। अच्छा, अब फ्रॉड में कुछ लोग इन्वॉल्व हुए, उनमें उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक अपना जिगरी भी था, तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को जिम्मेदारी मिली है कि फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करें और लोगों को ढूंढें कौन कौन इन्वॉल्व था। तो इसमें क्या रिस्क है कि अपने दोस्त को बचा जाएगा। इसको फेमिलियरिटी थ्रेट कहते हैं। फेमिलियरिटी थ्रेट, फेमिलियर क्या होता है? फेमिलियरिटी, जान पहचान। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी जान पहचान की वजह से ईमानदारी नहीं कर सकेगा, ये फेमिलियरिटी थ्रेट है। फेमिलियरिटी थ्रेट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी क्वालिटीज पूरी नहीं कर पाएगा जान पहचान की वजह से। आखिरी, अच्छा, अकाउंट से हटके वैसे ही धमकी क्या होती है? थ्रेट, सही है। हाँ जी, धमकी क्या होती है? अच्छा, धमकी की मिसाल है, चलो। तो क्या? गोली मार देंगे, और बच्चा उठवा लेंगे, और हाँ, वरना आपसे जो है हम ये डील कैंसिल कर देंगे, और हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, हाँ जी, पैसे नहीं देंगे, और वीडियोस लीक कर देंगे, और जॉब से निकाल देंगे। ये जो धमकियां हैं ना, ये सब सारी मिसालें सही दी हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तो एक इंसान है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना कोई ड्यूटी पूरी करते हुए आगे से अगर धमकियां मिल रही हों तो इसको इंटिमिडेशन थ्रेट कहते हैं। इंटिमिडेशन थ्रेट, ये सारी मिसालें आपने बिल्कुल ठीक की हैं। गोली मार देंगे, बच्चा उठवा लेंगे, और वीडियोस लीक कर देंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देंगे, और स्क्रीनशॉट वायरल कर देंगे, और नौकरी से निकाल देंगे, और बदनामी करा देंगे। ये जो आम इंसानों की धमकियां हैं, तो रिकॉर्डिंग लीक करा देंगे। वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसे काम करने नहीं चाहिए थे, लेकिन ठीक है, इंसान है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंसान है चूंकि, तो वही जो आपने मिसालें धमकियों की दी हैं, बिल्कुल यही मिसालें कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम में वो क्वालिटीज पूरी करने के नतीजे में ये धमकियां आ रही हैं, इसको इंटिमिडेशन थ्रेट कहते हैं। बस हो गए, ये थ्रेट्स हैं। ऐसा पॉसिबल है कि जो हमने बोला कि कंपनी में इंटरनल ऑडिटर से डिलीवरी कर रहा था फ्रॉड, हाँ, इंटरनल ऑडिटर को इसमें शेयर हो, तो फिर ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और फेमिलियरिटी थ्रेट दोनों लगेंगे। अच्छा, ये जो सारे थ्रेट्स हैं ना, ये ऐसा नहीं है
कि बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक ही सिनेरियो के अंदर फेमिलियरिटी थ्रेड भी हो सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड भी हो सकता है। इसीलिए ना इसके आंसर करते हुए एग्जामिनर दिल खुले खुले दिल वाला होता है, वैरायटी पॉसिबल होती है। वो भी एक दो सवाल दिखाता हूं ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक तो आपको याद करने को कहे मैंने ये 5, एक तो ये 5 याद करने को कहे रट्टा, और उसके अलावा मैंने आपको कहा है अगले पेज पे कॉन्फिडेंशियलिटी की ये जी तक नसीहतें, ये हैं रट्टे याद मतलब। और तीसरी चीज आपको कह रहा हूं मैं ये सारी अंग्रेजी 2.1 से ऊपर ऊपर तक ये अंग्रेजी याद करनी है। ये 5 थ्रेड्स हैं और उनके बारे में एक एक डेढ़ लाइन। ये चीजें हैं जो आपने याद करनी है। एक तो उनकी अंग्रेजी पेपर पे उगलनी होती है, दूसरा एमसीक्यूज में भी ना आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इस लाइन से मिलती जुलती 3 लाइनें और लिखी होंगी तो आपने सही वाली पिक करनी होगी। तो इसलिए ना इनकी अंग्रेजी जरूरी है याद करना। तो ये 5 इनकी अंग्रेजी याद करनी है। इसके बाद जो चीजें हैं ना, ये इन 5 थ्रेड्स की कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ये आप पढ़ लेंगे तो आपका फायदा है, नहीं पढ़ना तो आपकी मर्जी है, लेकिन इन्हीं की आगे एग्जाम्पल्स हैं। ये हेडिंग 3 से ऊपर ऊपर पढ़ लें तो अच्छा है जी। हाँ हो सकती है, हाँ। ये जितने थ्रेट्स हैं ना, इनमें से ज्यादातर इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी को ही हिट कर रहे होते हैं ज्यादातर, क्योंकि प्रोफेशनल बिहेवियर बंदा ही बुरा होता है, वो थ्रेट शायद ही इफेक्ट कर रहा हो। कहां पर? जी जी, ये वही था जो बुरे बुरे काम नहीं करने। हाँ देखें, प्रिंसिपल्स हैं अच्छी क्वालिटीज, इंटेग्रिटी ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी बायस नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, नॉलेज अपडेटेड होना चाहिए, और बेस्ट एफर्ट करनी है, टरखाना नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्रोफेशनल बिहेवियर लॉस फॉलो करने वाला होना चाहिए और इखलाकन अच्छा होना चाहिए। ये हैं क्वालिटीज। अब ये क्वालिटीज कोई क्यों फॉलो नहीं कर पाएगा? वो थ्रेट्स हैं। अच्छा, थ्रेट्स जो है ना जनरली वो इखलाक को अफेक्ट नहीं, मतलब मजबूरन को बुरे इखलाक वाला नहीं हो जाता। बेईमान मजबूरन हो सकता है, धोखे देने वाला मजबूरन हो सकता है, इखलाक में बुरा वो वैसे ही बुरा होगा। तो इसलिए जितने थ्रेट्स हैं ज्यादातर आपको वो इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी को हिट करते नजर आएंगे। ये कम ही होगा क्योंकि प्रोफेशनल बिहेवियर को हिट कर रहा होगा। ये थ्रेट्स इतने कॉमन हैं तो कैसे बात आ सकते हैं? एक वाकया है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, और मेरे तो दौर में इस्लामियात में होता था, पता नहीं उसके बाद है कि नहीं है, बड़ा मशहूर वाकया है। एक सहाबी से उन्होंने पूछा कि, सहाबी का नाम मुझे याद नहीं, हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु थे शायद, कि तकवा क्या होता? तो उन्होंने फरमाया कि आप कभी खारदार झाड़ियों से गुजरे हैं? उन्होंने कहा जी गुजरे। कैसे गुजरते हैं? कपड़ों को समेट के। उन्होंने कहा ये तकवा है कि जो सारी दुनिया के अंदर बुराइयां नहीं है वो कांटे हैं, इनसे बच के गुजरना है। तो ये जो कांटे हैं सारे ये थ्रेट्स हैं, तो इनसे बच के गुजारना है बस। है ना, मुझे चलने तो दें, आगे चलते हैं। जैसे आपने एडवोकेसी एग्जांपल दी थी लोन की, तो वो उसके उस वे से बंदा क्या करे? देखें, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं तकवे पे। जैसे आप काम में अगर बहुत अच्छे हैं और आप साफ अपनी एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप ये बिल्कुल इमेज बना देते हैं कि आप नहीं करते हैं बुरे काम, तो फिर वो आपको कहेंगे भी नहीं कि आए आप ये काम करें। ये आपने अपनी रेप्यूट खुद बनानी है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फरार रास्ता नहीं होता है,
कुछ बच्चे ये समझते हैं शायद मैं टीचिंग में इसलिए हूँ कि इंडस्ट्री में जो है ना चोरियाँ हैं, ऐसा नहीं है। मैं इत्तेफाक से टीचिंग में आया था, लेकिन जब टीचिंग में आ गया उसके बाद ज़िंदगी में चेंजेस आई, फिर मैं रुका इरादतन हुआ हूँ, रुका इरादतन हूँ, आया इत्तेफाक से था। तो इसलिए इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे जो है वो आपके पास साफ ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे जहन्नम में जाएंगे, ऐसा नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बहुत सारा अच्छा कुछ है। वो तो अब कोई आप जाके गंदे काम शुरू करें तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप नहीं, मतलब कोई जाके, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी गंदी नहीं है, वो लोग गंदा काम करें। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपके पास बहुत सारा फेयर काम करने की हैं रूम्स अवेलेबल। यार मैंने ना ये पूरा करना है। इसका एथिक्स में तो काम नहीं है। देखो आईकैप क्या कर लेगा, क्या कर लेगा आईकैप? मेंबरशिप कैंसिल कर देगा ना, बस मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी ना, और क्या करेंगे? कोड़े थोड़ी मार लेंगे, क्या कर लेंगे? तो ना कर रहा ना बुरे काम यार। अच्छा भाई, मैंने आगे भी चलना है। ये एग्जाम्पल्स हैं, अगले पेज तक पढ़ लेंगे तो फायदा है। इसके बाद ये जो हेडिंग 3 है, ये किधर गया? जनरल। ये आपने ना रीड जरूर करना है एक दफा, क्योंकि हो सकता है कि एक एमसीक्यू में टेस्ट हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंफॉर्मेशन बना रहा होता है वो किसको प्रेजेंट हो रही होती है? मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, रेगुलेटरी बॉडीज को, मीडिया को। तो नहीं, मीडिया फॉल्स है। तो इसको रीड जरूर करना है। एक बार रीड किया होगा। अच्छा, ये पेपर में ले जाना नहीं अलाउड है, पेपर में तो स्टैंडर्ड ले जाने अलाउड है, इसलिए ये आपने पढ़ना ही है एक बार, है? ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो मैंने शुरू में ही बोला था, ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये एक अलग से कोड ऑफ एथिक्स के नाम से डॉक्यूमेंट आईकैप ने इशू किया हुआ है। हाँ जी। ये चीज ऑन कैमरा नहीं बता सकता। अच्छा, ये जो पॉइंट 3 है, ये जर्नल है, इसमें मेरे पास बताने को कुछ नहीं है, लेकिन आपने एक बार रीड करना है। इसमें बस इतना बताया हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है, बजट्स बनाता है, रिपोर्ट्स बनाता है, बस इतनी बातें लिखी हुई हैं। फिर इसमें एक हेडिंग है यूज ऑफ डिस्क्रिशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर अकाउंटेंट है, कहीं अकाउंटिंग कर रहा है, तो हो सकता है किसी आईएएस में उसको बेस्ट एस्टीमेट लगाने पड़ जाए। तो ये लिखा हुआ है कि वो ईमानदारी से बेस्ट एस्टीमेट लगाए, इधर उधर पता कर ले, लोगों से मशवरा कर ले, 2 नंबरिया ना करे। ये जनरल बात ये लिखी हुई है। फिर उसमें एक बात ये लिखी हुई है कि रिलाइंग ऑन दी वर्क ऑफ अदर्स, रिवैल्यूएशन मॉडल, फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे। तो अब उन एक्सपर्ट्स की भी पहले तसल्ली करा ले कि वो बंदा सही है कि नहीं सही है, उसकी रिप्यूट चेक कर ले, उसका पुराना काम चेक कर ले। तो ये जनरल सी नसीहतें हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो आपने रीड करनी है। आखिरी चीज, कंपनी दे रही होगी ऑब्वियसली यार। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने को ऑपरेशन का थोड़ी मशवरा करना है किसी से। अच्छा, ये लास्ट चीज भाई, फिर आपको 5 पेपर के सवाल दिखाता हूं। 3 चीजें लिखी थी मैंने, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, थ्रेट्स, सेफगार्ड। ये सेफगार्ड हैं। एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज और माइट बी मिसलीडिंग, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अगर थ्रेट्स फेस करने पड़ गए तो वो क्या करे। इतनी सारी अंग्रेजी को याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें से मैं आपको समरी बताता हूं, बल्कि वो समरी जो है ना मैं आपको उर्दू में बता देता हूं। 3-4 बुलेट पॉइंट्स हैं, हर सवाल में आप वो फिट कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर कोई मुश्किलें आ रही हैं तो वो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से डिस्कस करे।
और ऊपर चलते हैं, बोर्ड से जिक्र करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, वो भी नहीं मान रहे। और ऊपर चलते हैं, कंपनी से बाहर चलते हैं, SCCP से डिस्कस करें, वहां भी कोई नहीं सुन रहा। लीगल एडवाइजर से डिस्कस कर ले, ICAP से डिस्कस कर ले, वो भी नहीं सुन रहे। आत्महत्या जो है ना, वो ये एथिक्स वालों ने नहीं बताया हुआ, उससे पिछली स्टेज है, हैं? अच्छा, दूसरे को भी चपेड़े नहीं मारनी, क्या करें? छोड़ दें। तो आखिरी हल यह है कि छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, काम छोड़ दे, अपने बॉस से बात करे, उस बॉस के बॉस से बात करे, कंपनी में टॉप जो बोर्ड है उनसे बात करे, दफा करें कंपनी को, SCCP से डिस्कस करे, लीगल एडवाइजर से कंसल्ट करे, ICAP से कंसल्ट करे, छोड़ दे काम। अब इसके लिए ना आपको एडवाइस ये है कि कोई सा एक पास्ट पेपर, बेशक रीसेंट वाला ही, उसके सोल्यूशन में को 3-3, 4-4 वर्ड्स में ये कन्वर्ट किया हुआ है, वहीं से याद कर लेना। एथिक्स खत्म। 2 सवाल दिखा देता हूं, बहुत हैं, यानी बहुत है, मैं 2 सवाल भी दिखा दूं आपको। तो रीसेंट वाला देखते हैं, अगर पढ़ा जा रहा है सामने तो यहां से देख लें, पढ़ा जा रहा है ना, ये देख लें। रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है 8 नंबर का, ये पढ़ लें। स्प्रिंग 23 का सवाल है 8 नंबर का, क्वेश्चन 2। अच्छा, मेरा इरादा जरूर था कि IAS 12 शुरू करा दूं, लेकिन करने दे। हाँ जी, ये 3 पैराग्राफ पढ़ लिए। पहले पैराग्राफ का मतलब है कि यू फाइनेंस मैनेजर है, अभी भी आए हैं, और CFO ने आपको कहा है कि एक प्रेजेंटेशन जो कि CFO ने बनाई है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आप ज़रा उसको रिव्यू करें ना। अब आपने जब रिव्यू किया तो आपने ये देखा कि एक 5 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें से 2 फ्लोर कंपनी के पास हैं, 3 फ्लोर जो है वो किराए पे दिए हुए हैं, आगे बेच भी देंगे लेकिन फिलहाल किराए पे दिए हुए हैं। 31 दिसंबर 22 पे इन्होंने उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना, फेयर वैल्यू पे अपडेट करके 150 मिलियन का गेन दिखा दिया। पहले तो यहां तक रुकते हैं ना। IAS 40, 5 मंजिला बिल्डिंग है,
4 फ्लोर अपने पास हैं, 2 फ्लोर सॉरी, 40% अपने पास है। तो इसका होता है तरीका कि अगर तो ये इस तरह है कि पोर्शन अलग अलग, तो फिर जो पोर्शन अपने पास है वो IS16, जो किराए पे वो IS40, और अगर अलग नहीं हो सकते तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब मानते अगर बहुत थोड़ा सा पोर्शन हमारे पास होता। 40% पोर्शन हमारे पास है तो फिर सारी की सारी बिल्डिंग को PPE कहना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, सारी बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहा और 150 मिलियन का गेन भी प्रॉफिट एंड लॉस में ले आए। अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं CFO साहब, वो कह रहे हैं जी देखो आधे से तो कम ही है ना हमारे पास, और लोन कवनेंट्स का मतलब होता है बैंक की शर्तें, कवनेंट्स मतलब शर्तें, कि बैंक ने जो शर्तें लगाई हैं, हम जैसे नहीं वो IMF की शराइत है जी, वो मजबूरी है, तो बैंक की शर्तें, CFO कह रहा है कि अगर बैंक की शर्तें हम पूरी नहीं कर सके तो हमारा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। और बैंक की शर्तों में से एक शर्त यह भी है कि आपका प्रॉफिट अच्छा नजर आना चाहिए, इसलिए 150 मिलियन का इसने गेन रिकॉर्ड किया है। और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो एक रेशियो होती है, आपने FR1 में पढ़ी होगी, इंटरेस्ट कवर, PBIT ओवर इंटरेस्ट। तो ये चाह रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा शो हो ताकि इंटरेस्ट कवर का आंसर ज्यादा आए, ताकि बैंक राजी रहे, वरना हम गए। ये है कहानी, रिक्वायर्ड ये है। इसमें एक नॉर्मल सवाल में ना 3 चीजें रिक्वायर्ड होंगी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो बुरा होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो अच्छा होगा और वो छोटा होगा, वो आप होंगे। जो बुरा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो आपसे बड़ा होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बुरा होगा उसके बारे में ये पूछा होगा कि वो कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहा, और आप जो छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे आपके बारे में पूछा होगा कि आपको क्या थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं। और तीसरी चीज होगी कि आप क्या करें। अब ब्रीफली एक्सप्लेन कि CFO क्यों बुरा है, और ऑल्सो स्टेट पोटेंशियल थ्रेट्स दैट यू मे फेस, हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड। तो CFO साहब क्या क्या बुराइयां कर रहे हैं। एक तो इंटेग्रिटी, ईमानदारी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, और प्रोफेशनल बिहेवियर क्यों खराब है, क्योंकि वो इसको भी 2 नंबरियों के मशवरे दे रहा है कि मुझे नहीं पता, लोन प्रॉफिट ज्यादा दिखाओ, शाबाश इसको 2 नंबरी करो। ड्यू से पहले क्या था, इसमें क्या खराबी हो रही है, IS40 की अकाउंटिंग ही नहीं आ रही उसको। तो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये दोनों मोस्टली साथ होती हैं। प्रोफेशनल कंपिटेंस क्योंकि सही अकाउंटिंग नहीं कर रहा, प्रोफेशनल बिहेवियर क्योंकि हमें भी बुरे मशवरे दे रहा है। हमें थ्रेट क्या फेस करना पड़ रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट कैसे, नौकरी छूट सकती है, प्रमोशन नहीं हो सकती, कंपनी नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, और एडवोकेसी भी हो सकता है, वैसे तो CFO कर रहा है। अच्छा, इंटिमिडेशन हो सकती है कि बॉस नौकरी से ही ना निकाल देंगे, धमकियां ना दे दे, वो कह रहा है ना मुझे नहीं पता लोन चाहिए, और क्या करें फिर हम। अब ये ना इसी सवाल में अच्छी अंग्रेजी लिखी है, आप बेशक इसी को याद कर लेना। देखें, एक तो ये जो शुरू में 1.5 2 लाइनें हैं ना, ये वही हैं जो आपको पहले पेज पे रटने को कहा था। तो उनकी अंग्रेजी लिख के बताना है इसमें क्या नहीं पूरा हो रहा। जैसे प्रोफेशनल कंपिटेंस में बताएं होती क्या है, एक्ट डिलिजेंटली, एप्लीकेबल टेक्निकल स्टैंडर्ड अटेन मेंटेन। और CFO ये क्यों गलत फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की काउंटिंग सही नहीं कर रहा। ऑब्जेक्टिविटी क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने ठीक नहीं बनाई। प्रोफेशनल बिहेवियर क्योंकि वो हमें भी गलत मशवरे दे रहा है। और हमें क्या थ्रेट फेस करने पड़ रहे हैं, ये देखें, आप लोगों ने बोले थे यही है। थ्रेट्स की अंग्रेजी लिखी और उसको रिलेट किया कि चूंकि बॉस का प्रेशर है तो इंटिमिडेशन थ्रेट है। क्या करे वो, ये वही जो आपको बातें बताई थी, इन्हीं को याद कर लें। CFO से डिस्कस करें, अपने बॉस से, बोर्ड से बात करें, किधर गया, ऑडिट कमेटी से बात करे, रिजाइन कर दे। ओके, ये है एथिक्स का सवाल है, एक बहुत है, चलें फिर एक और देख लें।
जी जी। नेक्स्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है कि आपने इधर से रिजाइन क्यों किया, ये कॉन्फिडेंशियल कर देगा कि उधर ऐसा होता था। नहीं नहीं, ये तो अभी बात ही नहीं हो रही कि वो, वैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ओवरऑल तो सिर्फ चलो इत्तेफाक से ही एक पेपर खोल लिया, देखते हैं इसमें है कि नहीं है। नहीं, इसमें तो था भी नहीं। इसमें तो था भी नहीं। सर जब लेटेस्ट पेपर आता है और आप हम्म। सॉल्व करते हैं, ये ऐसा होगा कि आपको कोई डिफिकल्टी हुई है? कुछ सवालों में हुई है, हाँ बिल्कुल होती है कुछ सवालों में, बड़े गहरे सवाल। IAS 12 के एक सवाल ने मुझे बहुत घुमा दिया था, बहुत ज़्यादा। मेरे अपने कॉन्सेप्ट उससे बड़े हिल गए थे, मतलब इम्प्रूव हो गए थे। बड़ा कमाल सवाल था, 3 अटेम्प्ट्स पहले IAS 12 का। ये है जी सामने देखें, एक ऑटम 18, एक देख लें बस और। बाकिर छोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शाहिद बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बाकिर छोटा है, शाहिद बड़ा है, और शाहिद और बाकिर का एक कॉमन दोस्त है जहूर। जहूर ने बाकिर जो कि छोटा है उसको बताया कि तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीद लूं क्योंकि कंपनी बेहतर होने लगी है। तो ये बड़े भाई ने क्या हरकत की है, कॉन्फिडेंशियलिटी की क्वालिटी नहीं पूरी की, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच की है। और इंटेग्रिटी तो ब्रीच हो ही रही होती है हर दफ़ा। अच्छा, हमारे लिए क्या मुश्किल आ रही है, हमारे बॉस की शिकायत लगी है, हैं? हमारे लिए इसमें क्या मसला आ रहा है? फेमिलियरिटी कैसे? दोस्त आ गया इसमें, दोस्त आ गया ना, हमारा दोस्त है। और सेल्फ इंटरेस्ट कैसे? बॉस जब आ जाएगा ना तो बॉस के साथ पंगा लेते हुए इंटिमिडेशन जरूर हिट कराना है। बॉस से पंगा लेना है तो इंटिमिडेशन जरूर हिट होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, मतलब कि सीएफओ जो है वो अपने गलत इंफॉर्मेशन दे दे। अब इसमें जो आई के अपने आंसर में इंटिमिडेशन तो लिखा है, देखें बॉस से जब भी पंगा है ना इंटिमिडेशन जरूर है। सेल्फ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में वो फेमिलियरिटी ज्यादा बेहतर था क्योंकि वो इसका दोस्त था। तो लेकिन इसमें उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट कवर किया हुआ इसको, और वो भी फ्रेंडशिप की तरफ बात कर रहा है, तो ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल में इसमें फेमिलियरिटी बनता था। और वो जो बड़े चाचा और ये थे वो क्या कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर रहे हैं, और प्रोफेशनल बिहेवियर इन्होंने क्यों डाल दिया? उस दोस्त है ना जहूर, उसका बाकिर का भी दोस्त है, बाकिर का भी दोस्त है, उसका फायदा हो सकता है इसमें। कॉन्फिडेंशियलिटी में एक चीज जी जी, नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे दे कि शेयर्स की प्राइस बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है तो कॉन्फिडेंशियलिटी ना, अच्छाई बताए या बुराई बताए, बता तो रहा है ना। इसलिए कि वो शेयर्स परचेज करते हैं। और बाकिर क्या करे, ये वही 3-4 बातें, ऑडिट कमेटी से बात करे, लॉयर से बात करे, काम छोड़ दे। इसने प्रोफेशनल बिहेवियर से डाल, देखिए मैंने आपको इसलिए कहा है कि इसमें जो आंसर है ना वो परफेक्टली कोई एक नहीं हो सकता। अब जैसे इसमें प्रोफेशनल बिहेवियर उसने इस बात पे डाला है कि ये वो हरकत कर रहा है जिससे प्रोफेशन की बदनामी होगी। कॉन्फिडेंशियल उसने छोड़ दी, उसने किसी को चोरी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो ये है जी प्रोफेशन इससे बदनाम होगा। तो इसलिए ना एक ही मसले में एक से ज़्यादा चीज़ें भी एड्रेस हो सकती हैं। अब इसका जवाब जो है कॉन्फिडेंशियलिटी तो पक्का पक्का बनता था, पक्का पक्का।
उसके साथ ऑब्जेक्टिविटी आ सकता था, इन्होंने प्रोफेशनल बिहेवियर लिख दिया। इंटेग्रिटी भी आ सकता है। हाँ जी, और सवाल? सर नेक्स्ट लेक्चर नहीं स्टार्ट कर रहे बच्चे तो काम ही है सर कंपेयर कर रहे हैं। उस्मान एक मिनट पॉज करना। चलें जी, एथिक्स डन है। इसमें अब जो आपकी बुक में पास पेपर के और सवाल हैं वो हस्बे तौफीक जितने करना चाहें, लेकिन ये है ऐसे ही, ये जेनेरिक ही हैं। इसमें एक ही सवाल के मल्टीपल आंसर बिल्कुल हो सकते हैं। उसी सिनेरियो के अंदर एक से ज़्यादा थ्रेट्स भी नज़र आ सकते हैं। तो 1 2 3 जितने भी कर सके कर लें तो अच्छा है। आप हमारे बुक के अंदर नहीं डाला, टेक्स्ट के अंदर भी है। क्योंकि वो चाह रहे हैं ना कि किसी तरह तो कॉम सही हो जाए। चलें ठीक है जी, कल अगली क्लास से इंशाल्लाह IS 12 धमाकेदार शुरू करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।